यूपीपीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा 14 मई को केंद्र बिंदु में रख करके आप अपनी तैयारी को अंजाम दिए हुए हैं और आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल लगे रहिए बिना किसी मन में भ्रम पाले हुए। कुछ समस्याएं हैं लेकिन उन समस्याओं का समाधान केवल आयोग के पास है। उस समय रहते उसका समाधान अगर कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए, लक्ष्य भेदन के लिए तैयार रहिए। ये कुछ समस्याएं हैं जिस पर संवेदनापूर्ण तरीके से आयोग को विचार करना चाहिए, लेकिन उस संवेदनापूर्ण विचार करने के लिए लोगों को अपने दुख दर्द इतनी मात्रा में वहां पहुंचाना चाहिए जितना मात्रा में पहुंच जाए और आयोग उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन वो संवेदना पहुंचाने वाले भी कम हैं। और अब क्या बताया जाए, फिलहाल आप 14 मई को केंद्र बिंदु में रख करके और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। आते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो चुका है, उसमें बस कुछ 4 टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लाई गई है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लाई गई है। पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर ब्लू ड्यूक पर चर्चा करते हैं, सिक्किम की राज्य तितली है, फिर दिल्ली हवाई अड्डा पर चर्चा करेंगे। जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। नामसाई घोषणा पत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किससे है। ये असम और अरुणाचल से है, सीमा समझौता से है। काफ़ी दिन से इनके बीच सीमा विवाद चलता था, तो सीमा समझौता से जुड़ा हुआ है। तो आते हैं आज इन्हीं 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये चारों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आ जाएंगे। आज से हम इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के चलेंगे। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति, अब सबसे बड़ी बात है कि वायु खेल नीति की जब हम बात करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के खेलों में हमारी जो स्थिति है उसी खेलों में से एक खेल आपका है। ढेर सारे खेल आपके आ जाते हैं, किसमें ये आ जाते हैं आपके वायु क्षेत्र, जो आपका एयर स्पेसिफिक क्षेत्र है। ठीक है, उस एयर स्पेसिफिक क्षेत्र में भी कई खेल ऐसे आते हैं जो भारत के उसमें शामिल हैं, आते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करते हैं, जिसके लिए एक नीति लाई गई है नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। ये नीति घोषित की गई है, आते उन्हीं की चर्चा करते हैं। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया गया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य 2022 से 2030 तक भारत को वायु खेलों में एक शक्ति बनाना है कि वायु से जुड़े जो खेल हैं उसमें भारत एक शक्ति बन जाए। ठीक है, और विश्व भर के लिए ये क्या रहे, अपने आप में एक रिकॉर्ड रहे। अब प्रश्न उठता है वायु खेलों में क्या क्या शामिल होता है। वायु खेलों में जो शामिल है वो है आपका एरोबेटिक्स है। हम वायु खेलों की बात करें तो इसमें आपके शामिल कौन कौन हैं। एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी है, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान है, बैलून्स है, बैलूनिंग इसमें आप देख रहे हैं बैलूनिंग बहुत तेजी से चल रहा है। चीन इसमें एक महाशक्ति बना हुआ है, चीन इसमें टॉप पर है। ड्रोनिंग है, आप देखते हैं कि ड्रोन आजकल हमारे यहाँ राष्ट्रीय ड्रोन नीति 2018 भी जारी कर दी गई है और ड्रोनिंग इसमें बहुत तेजी से लगता है। लोग जाकर के आज देख रहे हैं आप लोग जाकर के और गली मोहल्लों में भी अब ड्रोन उड़ाने लगे हैं, तो ड्रोनिंग भी है इसमें। इसके अलावा ग्लाइडिंग है और पावर्ड ग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग है और पैरा मोटरिंग है। उसके बाद फिर पावर्ड विमान है जिसमें अल्ट्रा लाइट, माइक्रो लाइट और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट आते हैं, फिर रोटर क्राफ्ट आते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हैं जो खेल, और ये खेल क्या हैं, एक तरीके से रिस्की खेल हैं। इसमें
आपको ढेर सारे रिस्क बने हुए हैं, आपके जीवन से संबंधित इसमें पूरा रिस्क बना हुआ है। फिलहाल इन खेलों को एक जो है नीति के तहत लाया गया है और 2022 में नीति जारी की गई। 2030 तक भारत को इन सभी 14 प्रकार के खेलों में भारत को एक शक्ति बनाना है। नई नीति के तहत भारत में वायु खेलों के लिए तथा 4 स्तरीय 4 टायर प्रशासनिक संरचना का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में क्या होगा, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इसके लिए एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ठीक है, अब एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी इसके कौन कौन हैं? अगर देखें, सुश्री शीतल महाजन हैं। सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली महिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शीतल महाजन, इस संबंध में शीतल महाजन अगर खिलाड़ियों में देखें तो शीतल महाजन है। ठीक है, और सुश्री राहेत थॉमस, राहेल थॉमस हैं। ठीक है, तो सुश्री महाजन इन्हें अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने का भी इनका रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जो दोनों ध्रुवों पर इन्होंने फ्री फॉल जंपिंग किया हुआ है। ठीक है, और सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली भारत की पहली महिला हैं और ये दोनों ही स्काई डाइवर्स में पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं। ये दोनों क्या हैं, पद्मश्री प्राप्त किए हैं और ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि शीतल महाजन और राहेल थॉमस का संबंध किस प्रकार के खेलों से है, तो इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ से में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं मित्रों, आज हम लोग व्हाइट बोर्ड से देख रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों का व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए आज इसको व्हाइट बोर्ड पर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आते हैं, ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली। ब्लू ड्यूक क्या है? ये सिक्किम सरकार द्वारा ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ब्लू ड्यूक क्या है? ठीक है, ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली है। ठीक है, अब कई प्रकार की तितलियां होती हैं और कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, लेकिन सिक्किम सरकार ने अपने पर्यावरण को प्रभावी बनाने के लिए और एक इको फ्रेंडली माहौल बनाए रखने के लिए इसे राज्य की तितली घोषित किया है, ब्लू ड्यूक को। इस संबंध में देखा जाए तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% लोगों ने अपना मत दिया, जबकि दूसरी थी कृष्णा पिकाक, इसको 43% लोगों ने मान्यता दी थी। ठीक है, तो ब्लू ड्यूक के साथ साथ कृष्णा पिकाक भी है एक, मान लिया पूछ लिया जाए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लू ड्यूक के साथ साथ कृष्णा पिकाक। ब्लू ड्यूक के साथ साथ कृष्णा पिकाक भी हो गई। ठीक है, अब ब्लू ड्यूक का नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। ब्लू ड्यूक जो है यूरोपियंस द्वारा दिया गया नाम है और ये एक ऐसी तितली है जो भारत के सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती राज्य हमारे जो देश हैं, देशों में अगर हम देखें तो नेपाल और चीन है, और क्षेत्र राज्य में देखें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में इससे मिलती जुलती प्रजातियां और भी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ब्लू ड्यूक। कुछ और भी राज्य हैं जहां पर राज्यों द्वारा तितलियों को मान्यता दी गई है, जैसे महाराष्ट्र की है ब्लू मारमान है, महाराष्ट्र की है ब्लू मारमान, तमिलनाडु की है तमिल योमेन, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, उत्तराखंड की है कामन पीकाक है, कर्नाटक की है सह्याद्री बर्डविंग है, केरल की है मालाबार बैंडेड पीकाक है, अरुणाचल की है केसरे हिंद
मान लिया पूछ लिया जाए केसरे हिंद क्या है, ठीक है, तो केसरे हिंद भी क्या है, ये भी केसरे हिंद ये अरुणाचल की तितली है। ये अरुणाचल प्रदेश की तितली है ये। ठीक है, केसरे हिंद कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की तितली है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लू ड्यूक, ध्यान रखिएगा। तो कृष्णा पिकॉक और ब्लू ड्यूक दोनों तितलियों पर ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से ऑनलाइन जो वोटिंग की गई, ऑनलाइन वोटिंग में ब्लू ड्यूक को सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की तितली घोषित कर दिया गया है। केसरे हिंद कहाँ की है, केसरे हिंद अरुणाचल प्रदेश की तितली है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। आते हैं दिल्ली हवाई अड्डे की बात करते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत से और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं दिल्ली का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, राजधानी में स्थित है। और ये पूरी तरीके से जल विद्युत के साथ साथ सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो दिल्ली हवाई अड्डा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इको फ्रेंडली इसे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है, जिसके तहत 1 जून 2022 को जल विद्युत और सौर ऊर्जा से इसे संचालित करने की शुरुआत की गई। 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग को 94% तक की आपूर्ति जल विद्युत संयंत्र से की गई है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6% की उपलब्धता ऑन साइट जो सौर ऊर्जा संयंत्र से की गई है। ठीक है, तो दोनों तरीके से दोनों टर्मिनल इसमें काम करें और उद्देश्य क्या है, वर्ष 2030 तक इसे जो शुद्ध शून्य कार्बन घोषित कर दिया जाए। वर्ष 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत लेवल 4+ का जो है इसे प्रमाण पत्र दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारत का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा हुआ है। अब कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व का पहला कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट्स की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर PPP के आधार पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है कोचीन। तो ध्यान रखना है हमें। आते हैं नामसाई घोषणा पत्र। 15 जुलाई 2022 को असम एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए नामसाई घोषणा पत्र जारी किया गया। नामसाई घोषणा पत्र, इसका संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को दूर करने, लेकिन केवल आपको इतना ध्यान रखना है इसके लिए, नामसाई घोषणा पत्र के लिए इतना ध्यान रखना है, इतने से आप क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे। ठीक है, अगर इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए और दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद का समाधान कर लिया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि समझौते में कुल कितने गांव शामिल हैं। 1 2 3 123, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 123 गांव शामिल हैं और उनसे संबंधित विवादों का समाधान कर लिया गया है। ठीक है, दोनों राज्यों के बीच ये विवादित गांवों की संख्या 123 से घटा करके 86 कर दी गई है, अर्थात मिनिममाइज कर दिया गया है इसको। ठीक है, दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद से बचे हुए हैं।
चलिए बस इतना ध्यान रखिए, इसके बाद इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, असम और अरुणाचल के बीच 804 किलोमीटर की लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, इन दोनों राज्यों के बीच 804 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा का संचालन किया जा रहा है इन दोनों राज्यों के बीच। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 804 किलोमीटर है। ठीक है, असम और अरुणाचल के बीच, यहाँ आप समझिए ये जो अंतर्राज्यीय, ठीक है, ये हो गई। चलिए आगे आइए। तो मित्रों इस तरीके से दृष्टि घटना चक्र में आपका ये पूरा हो गया है, राष्ट्रीय परिदृश्य जो पूरा हुआ है। अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। तो लोगे ना कर दें, कर दो।